नमस्कार। संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। राज्यपाल की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक विद्यार्थी के रूप में सामाजिक जीवन की शुरुआत की, छात्र राजनीति से मेन स्ट्रीम राजनीति में प्रवेश किया, 4 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और एक कैबिनेट मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वित्त राज्य मंत्री के रूप में बखूबी कार्यभार संभाला, उच्च सदन के सदस्य रहे और अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अपने संवैधानिक और सामाजिक दायित्वों का सक्रियता से निर्वहन कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शिव प्रताप शुक्ला जी की। राज्यपाल महोदय जी, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। इससे पहले कि हम राज्यपाल महोदय से विस्तार से बात करें, आइए एक नजर डालते हैं उनके सामाजिक और राजनीतिक सफर पर। शिव प्रताप शुक्ल का जन्म 1 अप्रैल 1952 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रुद्रपुर खजनी गांव में हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई। उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से लॉ में ग्रेजुएशन किया। LLB करने के बाद उन्होंने वकालत भी की। पढ़ाई के दौरान शिव प्रताप शुक्ल ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र राजनीति से जुड़े। बाद में उन्होंने ABVP के संगठन मंत्री का दायित्व भी संभाला। शिव प्रताप शुक्ल ने 1983 में छात्र राजनीति से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कदम रखा और बीजेपी में शामिल हो गए। 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगने के बाद उन्हें मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया। 19 महीने तक वे गोरखपुर जेल में रहे। शिव प्रताप शुक्ल 1989 में पहली बार विधायक बने। वे 1989, 1991, 1993 और 1996 में लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 1991 में कल्याण सिंह सरकार में उन्होंने बेसिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और भाषा विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने हॉर्टिकल्चर, खेल, युवा कल्याण और फूड प्रोसेसिंग विभागों का पदभार भी संभाला। बीजेपी BSP गठबंधन सरकार के दौरान उन्हें जेल मंत्री का दायित्व मिला। इस दौरान उन्होंने यूपी की जेलों में कैदियों के लिए कई अभूतपूर्व मानवतावादी सुधार किए। 1998 से 2002 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने यूपी के गांव-गांव तक सड़क और पानी पहुंचाने जैसी बुनियादी सुविधाओं पर फोकस किया। सरकार में काम करने के बाद 2012 में शिव प्रताप शुक्ल को यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2016 में वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। 3 सितंबर 2017 को शिव प्रताप शुक्ल को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उन्होंने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का कार्यभार बखूबी संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान ही एक देश एक टैक्स की नई व्यवस्था लागू हुई और GST जैसे महत्वपूर्ण टैक्स सुधार को अमली जामा पहनाया गया। 18 फरवरी 2023 को शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राज्यपाल महोदय जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न यही, राजनीति में आपका 40 वर्षों का अनुभव हो गया, तो ये राजनीति में जो आना था आपका एक बिल्कुल प्री प्लान्ड था या अचानक राजनीति में आना हो गया आपका? राजनीति के 2 पक्ष हैं, एक तो विद्यार्थी जीवन में रहते हुए और दूसरा विद्यार्थी जीवन के बाद। तो विद्यार्थी जीवन में रहते हुए एक विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा और उसके लिए काम किया। फिर विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए उस संगठन के माध्यम से काम किया और फिर उसी संगठन का होल टाइमर होकर के मैं कानपुर में रहा, इलाहाबाद में रहा और वहाँ पर संगठन का काम किया। लौटने के बाद मैंने वकालत शुरू करते हुए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में प्रवेश किया और मुझे ये लगता है कि कोई प्लान नहीं था, बल्कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से होता चला गया। राज्यपाल महोदय जी, आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के 4 बार सदस्य रहे और जब आप विधायक बने, पहली बार विधायक बने, तब क्या प्राथमिकताएं थी? और बाद में जब आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार विधायक चुने गए,
तो क्या उस वक्त जनता के प्रति आपकी प्राथमिकताएं क्या थी, और जो आपने सोचा था एक विधायक के रूप में, धरातल पे आप कितना उतार पाए उस वक्त? देखिए, पहली बार जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, मुझे टिकट दिया गया और 89 में, तो 89 के चुनाव को मैं लड़ा और उसमें मैं विजयी रहा। प्रथम चुनाव था मेरा, प्रथम चुनाव में ही मैं विजयी रहा। उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में श्री सुनील शास्त्री जी थे, जो आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र थे। दूसरे चुनाव की स्थिति ये थी, दूसरा चुनाव जब मैं लड़ा तो उस समय बहुत तौर पर राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, और तब ये नहीं कोई कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी 91 में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के लिए नामित हो गए, और जब मैं उनके घर पर गया उनको बधाई देने के लिए, तो बधाई देख करके मैं अपने घर आया तो देखा कि गवर्नर के यहाँ से मेरे लिए एक पत्र पहुँचा है कि मुझे भी शपथ लेने थे। मेरे मुंह से अचानक लगा कि मुझे भी शपथ लेनी है। शपथ लिया, और उस समय मुझे बेसिक शिक्षा मंत्री का दायित्व तो दिया गया था, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में। फिर 93 का चुनाव हुआ, वो भी मैं जीता, तब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में आ गए थे। 96 का चुनाव हुआ तो फिर मैं चुनाव जीता, और उस समय मेरे पास ग्रामीण विकास आ गया था, जेल आ गया था, कारागार, ये न्याय एवं जस्ट आ गया था। ये सब मंत्रालय मेरे पास थे। इन मंत्रालयों में काम करने को मुझे मिला, और मैं समझता हूँ कि जेल बदनाम विभाग हुआ करता था। मैंने अपने मुख्यमंत्री जी से एक दिन चर्चा किया, तब भी कल्याण सिंह जी थे मुख्यमंत्री, कि जेल में कैदियों को, बंदियों को मैं देखता हूँ तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मैं उसमें पंखे लगवाऊँ तो कैसा रहेगा। और तो उन्होंने कहा कि पंखे और क्या करोगे? हमने कहा टीवी में लगवा सकता हूँ। तो कहना कि क्या क्लब बनाना है क्या? तो हमने कहा अगर उनको सुविधा दी जाए तो कैसा रहेगा? कहना अगर कर सको तो करो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तो थोड़ी मैं ठिठका मैं, लेकिन हमने कहा अच्छा मैं जब आपसे चर्चा किया हूँ तो कराऊंगा। और वह पहला बार था कि उत्तर प्रदेश की जेलों में पंखे भी लगे, टीवी भी लगी, उत्तर प्रदेश सरकार का एक भी नया पैसा खर्च नहीं हुआ, और लोगों के सहयोग से मैंने वह पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों में किया। आपने अभी जेल विभाग में, जो प्रिजन्स में, और साथ ही जो लॉ एंड जस्टिस में आपने काम किया, तो उसकी बात आपने की। आप इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे, उस वक्त आप छात्र नेता थे, क्या अनुभव रहे आपातकाल के? आपातकाल का असर बाहर तो था, लोग डरते थे। जेल में आने के बाद डर खत्म हो गया था। जेल में आने के बाद हम लोगों का अध्ययन भी बढ़ा, बैठ करके खूब अध्ययन कर लेते थे, खेल भी खेलते थे। हम स्वयं का जेल के मैनुअल के अनुसार सुपीरियर क्लास की भी व्यवस्था है। मैं स्वयं सुपीरियर क्लास का प्रिजनर था, बीइंग ए स्टूडेंट लीडर, डीएम ने दिया था। जेल में रह कर करके बहुत व्यवस्थित ढंग से हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और खेल कर रहे थे, और बंदियों को और कैदियों को भी जाकर के पढ़ाने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश में एक कैबिनेट मंत्री के रूप में आपने दर्जन भर विभाग संभाले, बेसिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, भाषा, हॉर्टिकल्चर, यूथ अफेयर्स, साथ में आपने बाद में ग्रामीण विकास में आप आए।
जब आप ग्रामीण विकास में आए कैबिनेट मंत्री के रूप में, तब उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और आपने क्या परिवर्तन लाने की मुहिम छेड़ी और कितना सफल आप उसमें रहे? देखिए, जब ग्रामीण विकास में मैं आया तो मेरे सौभाग्य से उस समय केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में आदरणीय वेंकैया नायडू जी थे। फंड हमको बहुत मिला और फंड जब मिला तो मेरी प्राथमिकता ये रहती थी कि इस फंड के द्वारा गांव का विकास कराया जाए। और उस समय प्रधानमंत्री सड़क योजना भी चल रही थी तो जो चल रही थी वो पंचायती राज से अपना शुरू होता था, लेकिन ग्रामीण विकास उसमें पूरी तौर पर सहयोगी के रूप में रहता था। तो एक बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा। आदरणीय अटल जी प्रधानमंत्री थे उनके समय में, और वेंकैया नायडू जी के द्वारा जो पैसे मिलते थे उससे हमने बहुत अच्छा काम यही किया कि पूरे गांव को सजाओ। गांव में सड़क के अतिरिक्त विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था, जो मिड डे मील था वो कायदे से चले। ब्लॉकों के द्वारा, क्योंकि ब्लॉक सब हमारे ग्रामीण विकास में थे, तो ब्लॉकों के द्वारा जो ग्राम प्रधान थे उन ग्राम प्रधानों के माध्यम से गांव को समुन्नत बनाना। आपको मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अभी जो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पे हैं और जल्दी हम 3रे पायदान पे पहुंच जाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जब मुझे वित्त राज्य मंत्री का दायित्व मिला तो श्री अरुण जेटली जी उस समय वित्त मंत्री थे। मैं ये कह सकता हूं कि अरुण जेटली जी की एक अलग आभा थी। विपक्ष भी अरुण जेटली जी के सामने बोलने में थोड़ा सहमता था। और उस समय जब जीएसटी आई तो लोगों ने ये कहा कि नहीं साहब ये कैसे होगा, नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैंने देखा, एक देश एक टैक्स के आधार पर भारत इतनी उन्नत किया और इस जीएसटी की चर्चा विदेशों में भी हुई। तो स्वाभाविक है कि अगर नेतृत्व गहराई के साथ सोचता है, देश के लिए सोचता है, तो देश उन्नति पर चलता है। आज की स्थिति है कि 3.79 ट्रिलियन डॉलर की स्थिति है आईएमएफ के द्वारा भारत की, और मुझे लगता है कि तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगी और 5 ट्रिलियन डॉलर की भी व्यवस्था बन जाएगी। राज्यपाल महोदय जी, आप 2016 से 2022 तक उच्च सदन के भी सदस्य रहे, और उच्च सदन में अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो व्यवधान बहुत रहता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैं विधानसभा में था तो बहुत शोर होता था, तो मैं सोचता था कि इतना शोर हो रहा है, अब यहां से कहीं निकलना चाहिए। सौभाग्य मुझे मिल गया और 2016 में मैं राज्यसभा का सदस्य हो गया। तो उच्च सदन की गरिमा के अनुसार मैं उस सदन में पहली बार प्रवेश किया कि बहुत गरिमा युक्त सदन है। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये देखा कि अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लोग राज्यसभा को भी, जो उच्च सदन होता है, उसको भी विधानसभा बनाने में छोड़े नहीं, उसको भी विधानसभा बना दिए। तो जो वहां हो रहा है, शायद सदस्य इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं कि जनता उसे देख रही है, जनता उसको समझ रही है, जनता उनके चेहरों को देख रही है। आपको फरवरी 2023 में राज्यपाल के रूप में, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में का दायित्व मिला।
6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, आप हिमाचल प्रदेश के लोगों से मिल भी चुके हैं। हिमाचल वासी आपको कैसा सहयोग कर रहे हैं और आपका अब तक का जो अनुभव है वो कैसा है? देखिए, जब मैं हिमाचल के राज्यपाल के रूप में आया तो यहाँ की गरिमा ये थी कि यह देवभूमि है और या तो मसूरी जो उत्तराखंड में है या तो शिमला, इन दोनों को पहाड़ों की रानी के रूप में जाना जाता है। हमारे राष्ट्रपति जी यहाँ आई थी, अपने संभाषण में उन्होंने ये कहा कि मैदान में जब हम लोग रहते हैं कभी थोड़ी सी ठंडक बढ़ जाती है तो कहते हैं लग रहा है शिमला हो गया है। तो मौसम की स्थिति भी बड़ी अच्छी रहा करती थी, हरा भरा प्रदेश, सीधे साधे लोग। ये सच है कि अत्यंत परिश्रमी है, ईमानदार हैं। ये सब कुछ मेरे जेहन में ही बैठा हुआ था। आज भी जो शब्द मैंने कहा है उसके सापेक्ष में कहूं कि वह निश्चित रूप से सही है, लेकिन धीरे धीरे कुछ विकृतियां भी आई और जब मैंने देखा, थोड़े दिन ही रहा और थोड़े दिन रहने के बाद मैंने देखा कि हिमाचल की देवभूमि नशे के आगोश में होती चली जा रही है। जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ गया तो उन्होंने अब थोड़ी बहुत प्राथमिकताएं हैं तो उस प्राथमिकताओं के संदर्भ में पूछा तो नशे वाली बात मैंने उनसे कही तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आप समझे हो, नशे पर गंभीरता के साथ काम करो। हिमाचल जैसे प्रदेश की जो देवभूमि है उसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने पुलिस विभाग की भी बैठक लिया, प्रशासन के लोगों की भी बैठक लिया और अब तो पुलिस की भी इसकी सराहना मैं करूंगा, हिमाचल प्रदेश की, कि उसने बहुत गंभीरता के साथ इसको लिया है। मैं यहाँ के नेताओं की भी अब बात कहूँगा कि उन्होंने भी गंभीरता से लिया और मुझे खुशी है कि इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी अपने क्षेत्र में मुझे ले गए, यह कहते हुए कि मैं आपकी योजना के साथ जुड़ता हूँ। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार की तरफ से होती है और हिमाचल प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो राज्य सरकार के साथ जो तालमेल है, सामंजस्य है, वो बेहतरीन है या ठीक ठाक है? नहीं, देखिए, हमारा राज्यपाल की नियुक्ति तो माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। ये जरूर है कि वो वार्ता करने के उपरांत ही होता है। मैं राज्य सरकार का अभिभावक हूं और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि हूं, तो दोनों को के विकास के कार्यों की समीक्षा मुझे करनी ही चाहिए। इस नाते मैंने शुरू किया और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हिमाचल के सरकार से अभी तक की स्थिति में तो मेरा तालमेल ठीक ही है, कोई किसी प्रकार की कठिनाई अभी आई भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आते हैं, वार्ता भी होती है, चर्चा भी होती है कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। हिमाचल प्रदेश में जैसा आपने बताया, सदी का सबसे बड़ी जो त्रासदी है, प्राकृतिक आपदा है, वो सामने आई है। आप स्वयं ग्राउंड जीरो पे गए, प्रदेश की सरकार ग्राउंड जीरो पे है, क्षति बहुत हुई है, जानमाल का भी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जनता से जो कि जिन्होंने इस कष्ट से जो भोगा है इन्होंने इस दौरान अभी बरसात के मौसम में, आप क्या कहना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश की जनता से? देखिए, जब मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, जब कालान करने प्रधानमंत्री जी को गया था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे ये कहा था कि हिमाचल में अधिक से अधिक प्रवास सड़कों से करना।
इसमें भी मैंने वह काम किया, सड़कों से जाने का काम किया, जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ पैदल जाने का काम किया। मैं अभी एक पत्र मैंने लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, 2 पत्र। एक तो इसके लिए कि अब हिमाचल में जो भी भवन निर्माण हों उसकी सॉइल टेस्टिंग के करने के आधार पर हो, सब कुछ नक्शे के आधार पर हो, और कहाँ भवन निर्माण होना चाहिए कहाँ नहीं होनी चाहिए इसको पूरी तौर पर जांचने के बाद हो। और दूसरा मैंने उनसे आग्रह किया है कि नदियों में जो बजरी का, रेत का, इसको लोग खुदाई करने का काम कर रहे हैं, जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया है उसकी जांच करनी चाहिए। राज्यपाल के रूप में आपकी भूमिका जो है वो एक अभिभावक के रूप में है, एक गाइड के रूप में है। आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आपका दायित्व आजकल हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। क्या नवाचार आप कर रहे हैं और जनता से आप किस तरह से जुड़ रहे हैं? जनता से जुड़ने का काम मैंने ये किया कि बीमारियों को पकड़ने का काम किया, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2024 तक भारत को टीबी मुक्त करेंगे। हम जिलों में जब जाते हैं तो इस पर भी चर्चा करते हैं, और इस पर भी चर्चा कर करके, जैसे नशे पर चर्चा करते इस पर भी करते हैं, और करके हम लोगों ने ये कहा कि 2023 तक हिमाचल को टीबी मुक्त किया जाए। मैंने शिक्षा सचिव से इस बात को भी कहा है कि अब पंचायत और विद्या के केंद्र, स्कूल, इन दोनों को अगर मजबूती के साथ हिमाचल की योजनाओं को बताया जाए, टीबी के उन्मूलन के विषय में बताया जाए, नशे को ख़त्म कराने के विषय में बताया जाए, तो सबसे उपयोगी यह होंगे कि ये पंचायतों में, गाँवों में इसको शुरू किया जाए, विद्यालयों में शुरू किया जाए। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी लाभ होगा, और मैं स्वयं इससे जनता से जुड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपदा आ गई, नहीं अभी तक और कुछ आगे बढ़ चुका होता। आपने राजभवन को जनता के लिए भी ओपन कर दिया, क्या सोच इसके पीछे? देखिए, आमतौर पर राजभवनों को लोग दूर से देखते थे। एक बात उस समय मेरे मन में आई, जब व्हाइट हाउस में समझिए कि कई हजार भारतीय मूल के लोग उस समय गए जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे। प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि जब मैं पहली बार आया था अमेरिका तो एक व्यक्ति के विषय के रूप में आया था, तो व्हाइट हाउस देखने के लिए तो बाहर से व्हाइट हाउस देखा था। उस दिन मैंने ये देखा कि भारत का गौरव कितना बढ़ा था कि प्रधानमंत्री वहाँ थे, उनके उपस्थिति में ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारतवंशियों को आमंत्रित किया, और 4,000 से 8,000 से अधिक लोग उस समय वहाँ थे। तो हमारे मन में चर्चा मैंने पहले किया था अपने लोगों से, अपने सचिव राजेश शर्मा जी से और लोगों से, लेकिन फिर बाद में आया कि नहीं, बिल्कुल हमको खोलना चाहिए। तो ये सोच करके कि जो राजभवन के बाहर लोग, शिमला के स्थानीय नागरिक भी राजभवन के नज़दीक नहीं आ सकते हैं, मैंने उनके लिए खोल दिया। राजभवन का सुनापन अगर बच्चों की किलकारियों से गूंज जाए तो इससे अच्छा राजभवन के लिए और क्या हो सकता है। आप हिमाचल प्रदेश की जनता से, क्योंकि यहाँ की जनता जैसे आपने कहा ईमानदार हैं, अपनी संस्कृति से गहरे जुड़े हुए हैं, उनसे क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप हिमाचल प्रदेश की आम जनता, आम पुरुष और आम नारी से? आज नशे के नाते माँ और बाप भी परेशान रह रहे हैं। आए दिन समाचार पत्रों में आता है कि उनकी
घर के बर्तन तक बेच दिए गए। हिमाचल के जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है कि गंभीरतापूर्वक इस पर वो कार्य करना शुरू करें। पंचायत प्रमुखों से मेरा आग्रह है कि वह अपने अपने गांव में यह तय करें कि मेरे गांव में नशा नहीं होगा, और साथ ही साथ हिमाचल सेब के एक बहुत बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है। सुंदरता भले न हो, लेकिन अगर उनको ऑर्गेनिक सेब मिलेगा बाहर के लोगों को तो पसंद जरूर करेंगे। तो प्राकृतिक खेती के तरफ भी लोगों का रुझान धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। पैदावार भी उसमें हो रही है। मैं कई जगहों पर गया, मशूरा इत्यादि में जाकर के मैंने स्वयं वो देखा। हिमाचल प्रदेश के युवा जो पढ़े लिखे युवा हैं, स्किल्ड हैं, अच्छी उन्होंने पढ़ाई की है, पर उनके लिए रोजगार नहीं है प्रदेश में, उन युवाओं से, प्रदेश के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? हिमाचल के युवा अपेक्षाकृत अन्य जगहों के काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, बाहर भी अपना स्थान बना रहे हैं, खेल में भी बना रहे हैं। मेरा सरकार से इस बात का आग्रह रहेगा कि वह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें। खिलाड़ियों से यह आग्रह रहेगा कि उस खेल को पूरी तौर पर ध्यान दे करके चलें। जहाँ तक युवाओं की स्थिति है, युवाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे नौकरी ही चाहिए। अब तो भारत सरकार ने इतनी योजनाएं दिया है कि अगर उस योजनाओं के आधार पर वह अपना भी विकास कर सकते हैं, हिमाचल का भी विकास कर सकते हैं। समझ करके उन योजनाओं से जुड़ना चाहिए। रोजगार केवल नौकरी नहीं हो सकती है, रोजगार उद्यमिता विकास के द्वारा भी हो सकती है। अब जिस प्रकार से लोन मिल रहा है, कम इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है, उसका फायदा उठाना चाहिए और अपने स्टार्टअप के द्वारा हिमाचल को जीडीपी में भी आगे बढ़ाना चाहिए और स्वयं भी आगे बढ़ना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी का कहना है कि नशे के खिलाफ जो मुहिम उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चलाई है, उन्होंने सरकार का सहयोग मांगा है, यहाँ की आम जनता और युवाओं का सहयोग मांगा है। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक खेती की तरफ हिमाचल वासियों से उनका आह्वान किया है और साथ ही जो युवा है उनसे कहा है कि स्टार्टअप के जरिए, उद्यमिता के जरिए अपने लिए स्वरोजगार पैदा करें और प्रदेश की खुशहाली में भी अपना योगदान दें। राज्यपाल महोदय जी, आपने संसद टीवी के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।